सिविल सेवक प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 और यूपी ट्रिपल एस वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आइए देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मतलब मान्यता संसद ने कब मान्यता दिया तो 28 जनवरी 1950 को। लेकिन इसकी जो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और किस साल की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं तो 34 हो सकते हैं। दूर संचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम देखिए, इस संसद से संबंधित प्रश्नों में कन्फ्यूजन होता है राष्ट्रपति और संसद के बीच। इसमें प्रधानमंत्री कहीं नहीं आते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं तो ठीक उसी प्रकार जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पे होती है। रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है तो 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का पहला पॉइंट अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। तो देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 27 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश तो कहीं प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं, इसलिए अनुच्छेद 128 बनाया गया ताकि कभी उनके अनुभव का ज़रूरत पड़े तो उन्हें बुलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 128 के तहत उन्हें बुलाया जाता है। अनुच्छेद 129 जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। 137 में सुप्रीम कोर्ट की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही सभी कोर्ट्स को मानना होगा, ये कहता है 141। अनुच्छेद 143 यानी 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में
इस पे अलग से केशवानंद भारती वाला मामला क्या था वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है? तो 137 न्यायिक पुनर्विलोकन का जो बताया गया अनुच्छेद 137 में दिया गया है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करेगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ देखिए, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उस संबंध में आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत का कार्य नहीं कर सकता। ये बताया गया है अनुच्छेद 124 के 7वें पॉइंट में ये प्रतिबंध लगा है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इतना याद रखिएगा कि संविधान जो है वो प्राथमिक स्तर पे है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की थी। इसके बारे में भी एक अलग से विस्तार से वीडियो बना दूंगा। गोलकनाथ मामला क्या था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भाग देख लीजिए। संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलें 132 में, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें 133 में, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें 134 में और विशेष अनुमति की जाने वाली अपीलें जो हैं वो 136 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी हुई? तो 10 वर्षों का अनुभव मांगता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे पहले वो तो चेक करेगा और देखेगा कि अगर ये सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों के अगर विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। लोक हितवाद PIL जो कहते हैं ना, PIL दाखिल की गई है कि संकल्पना किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता।